नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल के नौरत्नों में शुमार राघव चड्ढा की। वह इसलिए क्योंकि सुप्रीम अदालत से उन्हें भारी झटका लगा है। हालांकि तब यह स्वाभाविक सवाल भी उठता है कि आखिर में मामला क्या था जहां केजरीवाल के दुलारे को औंधे मुंह गिरना पड़ा। आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश को लेकर किस तरीके का माहौल आम आदमी पार्टी ने बनाया था। और जब सत्र शुरू हुआ और यह तय हो गया कि अब ये जो अध्यादेश है ये विधेयक की शक्ल में सदन में रखा जाएगा, तब आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि ये जो विधेयक है ये अगर राज्यसभा में गिरता है तो आप ये मानकर चलिएगा कि 2024 में भाजपा की छुट्टी तय है, क्योंकि इसे इंडी गठबंधन ने एक तरह से सेमीफाइनल कहा था और अरविंद केजरीवाल ने तो डंके की चोट पर कहा था कि ये जो विधेयक है ये सेमीफाइनल है। अब इस पृष्ठभूमि में ये जो दिल्ली सेवा विधेयक होता है, जो अब कानून की शक्ल में है, वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा पहुंचता है, राज्यसभा में भी पास होता है, लेकिन उस दरमियान जो राघव चड्ढा करते हैं उससे सदन स्तब्ध रह जाता है। क्या होता है, वहां से विधेयक पास हुआ और ये क्या करते हैं कि अनुशंसा भेज देते हैं उसे कमेटी के पास भेजने के लिए। ठीक है, वो कोई भी कर सकता है और ये राज्यसभा के सदस्य हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें ये करते क्या है कि भाजपा के सदस्यों का भी नाम डाल देते हैं। आरोप ये लगता है कि हस्ताक्षर भी कर देते हैं। हालांकि राघव चड्ढा हस्ताक्षर वाले मसले से इनकार करते हैं कि नहीं, हमने कोई हस्ताक्षर वगैरह नहीं किया, और फिर जो कानून है उसका हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, नाम बिना पूछे डाला जा सकता है। मगर जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको एक बार सलाह मशवरा तो करना ही पड़ता है कि हम आपका नाम डाल रहे हैं कमेटी के लिए, क्या डालें या ना डालें, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं। पर यहां सबसे जो बड़ा संदेह इस बात को लेकर उठा कि आम आदमी पार्टी ये बात शुरू से कहती रही जब ये दिल्ली अध्यादेश आता है कि दरअसल इस अध्यादेश को लेकर, इस विधेयक को लेकर भाजपा के भी नेता खुश नहीं है। तो क्या इस तरीके का एक नैरेटिव गढ़ने के लिए नाम डाल दिया गया था, यह भी एक सवाल उठता है। मगर सबसे बड़ी चीज यह है कि जिनका नाम डाला गया वो उनमें से कई जो रहे, जो भाजपा से जुड़े रहे और एक दो पार्टी से जुड़े रहे, उनका कहना था साहब हमने तो कहा ही नहीं और हमारे दस्तखत भी फर्जी हैं, हमने दस्तखत भी नहीं किया। तो ये मामला जो है तूल पकड़ने लगा। तो फिर ये जो है ये विशेषाधिकार समिति को मामला भेज दिया गया और राघव चड्ढा को जो है वो अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अच्छा, इस बीच आप देखिए कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है और इनको निलंबित किया जाता है। उस बीच ये एक प्रेस वार्ता भी करते हैं और इस प्रेस वार्ता को भी आप ये कहें कि राज्यसभा ठीक नहीं मानती है। और फिर ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में इनका निलंबन होता है और उस निलंबन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और अपने निलंबन को चुनौती देते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि सीजीआई की बेंच है, सीजीआई की बेंच कहती है राघव चड्ढा को कि आप जाइए और जो चेयरमैन है यानी जगदीप धनखड़ साहब से माफी मांगिए, समय लीजिए। देखिए वो चेयरमैन भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो आप बाकायदे जाइए, उनसे समय तय करिए, मिलिए और माफी मांगिए। अब आप देखिए कि यहां से कहानी शुरू होती है। इनके वकील कहते हैं, यानी राघव चड्ढा कहते हैं कि ठीक साहब, हमको माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। भाई यही बात पहले हो गई होती, ये अगर काम पहले ही हो गया होता तो मामला सब सर्वोच्च अदालत तक जाता ही नहीं। पहले तो आप कह रहे थे साहब हमने तो कोई गलती नहीं की, तो हम अब जब गलती नहीं की तो आखिर में माफी मांगना क्यों, ये बड़ी चीज है। और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा कि आपका जो कंडक्ट है, उस कंडक्ट मतलब व्यवहार, और ये जब सदन चल रहा था तो सबने देखा होगा कि किस तरीके से चेयरमैन नाराज हो जाते थे इन लोगों के व्यवहार को लेकर।
खास तौर से वो टोका टोकी वाला जो मसला था और तमाम चीजें। तो अब ये तैयार है कि नहीं साहब हाँ ठीक है, हम समय लेंगे और हम जाकर मिलेंगे और फिर जो है माफी मांगेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं तो सबसे एंगेस्ट हूं और तमाम चीजें। ये बात क्या राघव चड्ढा को पहले नहीं पता थी? दरअसल यहीं से ये बात निकल कर आती है कि अरविंद केजरीवाल की जो अपनी पूरी पॉलिटिक्स है वो दरअसल पॉलिटिक्स इसी पर है, दागो और भागो। और जाहिर सी बात है कि जब अगुआ ने ग्रूमिंग भी इस तरह से की है। अब ये क्यों कह रहा हूं? आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति शुरू की तो उन्होंने पहले शीला जी पर आरोप लगाया, कोई जांच नहीं हुई, ये मुख्यमंत्री बने कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जेटली जी पर आरोप लगाया, बाद में जाकर माफी मांग ली। गडकरी साहब पर आरोप लगाया, बाद में जाकर माफी मांग ली। कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया, बाद में जाकर माफी मांग ली। यानी दागो और भागो। और दरअसल इसके जरिए क्या होता है कि आप किसी बड़े आदमी पर आरोप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो है स्ट्रेचर बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब आप उसे इस तरह से मत देखिए, अपना कहना यह है कि आप चर्चा में आ जाते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं कि अरे भाई ये कौन है, ये कौन है जो मुकेश अंबानी को इस तरह से बोल रहा है, ये कौन है भाई जो जेटली जी को इस तरह से बोल रहा है या गडकरी साहब को ऐसे बोल रहा है। तो स्वाभाविक है कि लोगों की नजर में आ जाता है। हालांकि ये जो टैक्टिस रही अरविंद केजरीवाल की, ये काफी सफल भी रही। और बताइए कि इसी रणनीति के जरिए वो सत्ता में काबिज हो गए, दागो और भागो। तो अब उससे तो एक ही बात लग रहा है कि इसी तरीके की ग्रूमिंग हुई। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनको निलंबित किया जाता है, उस समय निलंबन संभवतः नहीं हुआ रहता है। उस समय इन पर आरोप लगता है इस बात को लेकर कि हमसे बिना पूछे इन्होंने हमारा नाम डाल दिया और हमारा दस्तखत कर दिया, जिससे ये इनकार करते हैं राघव चड्ढा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या कहते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये सब भाजपा वाले फंसा रहे हैं। अब बड़ी चीज ये है कि तब अगर सब फंसा रहे थे तो ये मामला जो है ये माफी मांगने का कहां से आ जाता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर सीजीआई ने बाकायदे कहा है ये कि आप जो है जाइए और वहां माफी मांगिए। तो जाहिर सी बात है कि जो कंडक्ट है वो सदन के भीतर कैसा होना चाहिए ये सीजीआई भी जान रहे हैं और वो ये भी समझ रहे हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं ये यूं ही नहीं निकल जाती हैं। और आप देखिए जब सीजीआई ने कहा कि आप जो है समय लीजिए और माफी मांगिए, तब वहां अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि हाँ प्रिविलेज कमेटी की बैठक वगैरह चल रही है और देखिए अब उसमें क्या कुछ होता है। यानी राघव चड्ढा के लिए रास्ता यही है कि ये जाएं और माफी मांग लें। और धनखड़ साहब तो माना ही जाता है कि बहुत बड़े दिल के हैं और वो माफ भी कर देंगे, वो उनका स्वभाव भी है। और जिस तरीके से ये भाई ठीक है आप नए नए आए हैं तो मानना चाहिए ना कि हम नए नए आए हैं, लेकिन अब वहाँ धनखड़ साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो जब राघव चड्ढा वहाँ जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और फिर ये भी तय होगा कि अभी ये मामला आगे चलेगा या वहीं ख़त्म हो जाएगा, चूँकि दीपावली के बाद इसकी सुनवाई होगी संभवतः 20 नवंबर को। लेकिन अगर इस बीच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के सभापति माफ कर देते हैं तो स्वाभाविक बात है फिर तो कोई बात बचती ही नहीं है। लेकिन अब ये देखने वाला मसला रहेगा कि होता क्या है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें और मतांतर से ज़रूर जुड़ें।